गरीब अमरूद बेचने वाली। माँ मुझे अमरूद खाने हैं, दिला दो ना प्लीज। अम्मा 50 रुपए के अमरूद दे दो। हाँ बेटा अभी देती हूँ, ये लो बेटा। माँ ये बूढ़ी अम्मा इतनी उम्र में भी कितना काम करती है। हाँ बेटा, शायद इन अम्मा का इस दुनिया में कोई नहीं होगा, शायद इसीलिए अम्मा को इतनी उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। अब जल्दी चलो बेटा वरना हम लेट हो जाएंगे। बूढ़ी अम्मा उन दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही होती है। तभी बूढ़ी अम्मा के आंसू निकल आते हैं और वो खुद से कहती है, हाँ आज इस दुनिया में मैं अकेली हूँ, पर कल तक मैं अकेली नहीं थी, मेरा भी एक परिवार था। रोते हुए बूढ़ी अम्मा अपने पुराने दिनों को याद करती है। सुनो जी, पापा को गए हुए 1 महीना हो गया है, पर तुम्हारी माँ सदमे से बाहर नहीं आई हैं। घर के सारे काम मैं ही करूं और वो आराम से बैठकर बस रोटियां तोड़ें। मैं कोई इस घर की नौकरानी तो नहीं हूँ। तुम अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ाओ, मैं तो अब इनसे तंग आ गई हूँ। तुम पागल हो क्या? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, ये घर माँ के नाम है। अगर माँ यहाँ से चली गई तो घर भी उनके साथ चला जाएगा, फिर रहना सड़क पर। अब जाओ अपना काम करो और मुझे ऑफिस जाने दो। मोहित अपने ऑफिस चला जाता है और देवकी भी मंदिर से घर आ जाती है। पोता अमर भी साथ था। दादी पोते में बहुत प्यार था। अमर अपनी दादी देवकी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। वो जहाँ जाती वो उनके साथ ही चला जाया करता था। बहू, मोहित गया क्या ऑफिस? माँ जी वो तो गए अपने ऑफिस, पर मैंने आपसे कहा था ना कि आप घर के कामों में मेरा हाथ बटाया करो, पर आपको तो घूमने से ही फुर्सत नहीं। अब जाइए रसोई में बर्तन है उन्हें धो दीजिए। और तू जाके पढ़ाई कर, परीक्षा आने वाली है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। रितिका भी ऑफिस चली जाती है। दोनों मियाँ बीवी एक ही ऑफिस में काम करते हैं। उनका अपना ऑफिस था। बेटा और बहू पूरे दिन काम करते और देवकी सारे दिन घर का काम किया करती है। बेटा और बहू बस अपनी ही दुनिया में रहते हैं। पति के दुनिया से चले जाने के बाद देवकी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। शाम को रितिका और मोहित घर आ जाते हैं। देवकी को ऐसा लगता है मानो जैसे ये दोनों ऑफिस से पैसों का बैग भर कर लाते हों। वहीं देवकी की बहू रितिका बस इसी फिराक में रहती थी कि किसी तरह बस देवकी को इस घर से बाहर निकाल के वो उसके घर की मालकिन बन जाए, और एक दिन उसे ऐसा करने का मौका मिल ही जाता है। हे भगवान, मैं मर गई। गर्म पानी की बाल्टी किसने रखी थी यहाँ? मेरा पूरा हाथ जल गया। जरूर ये काम माँ जी का ही होगा। वो तो चाहती है कि मैं मर जाऊं ताकि उन्हें इस घर में आराम से रहने को मिले। क्या हुआ रितिका, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। उन्होंने जानबूझकर बाल्टी में गर्म पानी रखा था ताकि मैं जब नहाने जाऊं तो मैं जल जाऊं। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं अपने घर जा रही हूँ। माँ ये क्या किया आपने? आपकी वजह से मेरा घर परिवार टूट रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाती हो? पर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है मोहित बेटा। मुझसे तो बहू ने ही कहा था कि उसे गर्म पानी से ही नहाना है, और मैंने उसे बताया भी था कि बाल्टी में गर्म पानी है। मुझे नहीं पता बहू ऐसा क्यों कह रही है। तो मुझ पर ऐसे क्यों गुस्सा हो रहा है बेटा? हाँ मैं ही झूठी हूँ, आप ही सच्ची हो। तो रहो अपने बेटे के साथ। अमर स्कूल से आ जाए तो मैं उसे लेके चली जाऊंगी। हाँ तुम चिंता मत करो रितिका, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। अब माँ इस घर में नहीं रहेंगी। इतना कुछ होने के बाद भी देवकी नहीं चाहती थी कि उसके बहू बेटे आपस में लड़ें या उनका रिश्ता टूटे, इसलिए देवकी खुद ही घर से बाहर कहीं चली जाती है। और थोड़ी देर बाद ही अमर स्कूल से आ जाता है। माँ, दादी, आप लोग कहाँ हो? दादी कहाँ हो? अरे अमर बेटा, आ गया तू? चल हाथ मुंह धो ले, फिर मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। माँ जी खाना बन गया क्या? माँ जी माँ, दादी कहाँ है? मुझे उनके साथ पार्क जाना था। दादी ने मुझसे प्रॉमिस किया था वो मुझे पार्क लेके जाएंगी। बहुत आवाज देने पर भी देवकी नहीं आती है। फिर रितिका उन्हें पूरे घर में ढूंढती है। कहीं ना मिलने पर वो मोहित को फोन करके सब बता देती है। मोहित घर आ जाता है। क्या हुआ, कहाँ चली गई? तुमने सब जगह देख लिया ना? मैंने सब जगह देख लिया, माँ जी नहीं है, और अमर भी रो रहा है और बार बार माँ जी को पुकार रहा है। अब उसे कैसे समझाओगे? अमर बेटा तुम रो मत, दादी कुछ दिन के लिए हरिद्वार गई हैं, वो जल्दी घर आ जाएंगी। मोहित अमर को समझा देता है। दोनों पति पत्नी देवकी के घर छोड़कर जाने से बहुत खुश हो जाते हैं और देवकी को ढूंढने की जरा भी नहीं सोचते हैं। और रितिका कहती है, अच्छा हुआ माँ जी अपने आप ही चली गई। हाँ सही कहा तुमने, अब ये घर हमारा हुआ। देवकी सड़कों पर बेसहारा घूम रही होती है।
देवकी के पास जितने पैसे होते हैं उनसे वो एक दूसरे शहर आ जाती है और झुग्गी में रहने लगती है और वहीं वो अपना गुजारा करने लगती है। देवकी को यहाँ 10 साल हो जाते हैं और बीते 10 सालों से वो अपने परिवार से दूर है। आसपास के झुग्गी वाले अब देवकी को पहचानते थे और उसका बेटा और बहू उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। अपना पेट पालने के लिए देवकी अमरूद बेचने लगती है। आज देवकी परिवार की होते हुए भी अकेली है और आज भी अमरूद बेचकर अपना गुजर बसर कर रही है। देवकी काकी घर चल रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ। रानी बेटा, अभी मेरे बहुत अमरूद बचे हैं, सोच रही हूँ थोड़ी देर और बैठ जाऊं, क्या पता ये बिक ही जाए। थोड़े से और बिक जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। लाला के अमरूद के पैसे लौटाने हैं। तुम बताओ, तुम्हारे नारियल पानी की बिक्री हुई क्या आज? हाँ काकी, आज बाजार में घूम कर बेचे तब जाके बिके। मैं तो कहती हूँ अपने अमरूद भी मुझे ही दे दिया करो बेचने के लिए, पर तुम मानती कहाँ हो काकी? नहीं बिटिया, तू भी तो कितनी मेहनत करती है, तुझे भी तो अपने घर का ख्याल रखना है ना। तेरे बापू भी बीमार रहते हैं, कम से कम तू अपने घर का खर्च चला लेती है, यही बहुत बड़ी बात है। तू चिंता मत कर, अभी मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है। तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। हाँ, धन्य हो काकी, तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं घर चलती हूँ, तुम आराम से आ जाना। देवकी को अमरूद बेचते बेचते बहुत देर हो जाती है, अंधेरा भी होने लगता है। तभी एक कार वहाँ आकर रुकती है। यार अबर देखना, सामने एक अम्मा अमरूद बेच रही है। तू रुक, मैं अमरूद लेके आता हूँ। अम्मा 50 रुपए के अमरूद देना। हाँ हाँ, क्या 500 के खुले हो जाएंगे? मेरे पास खुले पैसे नहीं है ना। नहीं बेटा, मेरे पास भी खुले पैसे नहीं हैं। सतीश अमर से पैसे मांगता है। सतीश के मुंह से अमर का नाम सुन के देवकी घबरा जाती है। उधर अमर भी देवकी को देख लेता है। जब देवकी उससे अलग हुई थी तब अमर 10 साल का था और आज वो पूरे 20 साल का हो गया है। दादी यहाँ और इस हालत में? अमर अपनी दादी को देखते ही उनके गले से लग जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। अमर इसी शहर में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई कर रहा होता है। उसके बाद देवकी सबसे विदा लेकर अमर के साथ अपने शहर, अपने घर चली जाती है। देवकी को अमर के साथ देखकर रितिका और मोहित हैरान रह जाते हैं। अमर बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है, माँ पापा, आखिरी बार आप दोनों से मिलने और अपना सामान लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज के बाद आप दोनों को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। आप दोनों ने मुझसे झूठ बोला कि दादी हरिद्वार गई थी और आज 10 साल बाद दादी की ऐसी हालत देखे मुझे आप दोनों को माँ बाप कहने में शर्म आती है। आपने मुझे दादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब मैं आप लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, हम तेरे बिना नहीं जी पाएंगे। हाँ मोहित बेटा, हमें माफ कर दो, ऐसा मत करो हमारे साथ। तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। अच्छा, तो दादी माँ की बुढ़ापे का सहारा आप ही तो थे, तो आपने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं? मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगा, मैं दादी के साथ जा रहा हूँ। दोनों दादी पोते घर से जा ही रहे होते हैं, तभी रितिका और मोहित देवकी के पैरों में गिरकर बोलते हैं, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। हाँ माँ, अमर को समझाओ ना, हमें छोड़ के ना जाए। देवकी वहीं एक सोफे पर बैठ जाती है। अमर डॉक्टर को बुलाने को कहता है। नहीं बेटा अमर, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने पोते और बेटे बहू से मिल ली, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। तुम अपने माता पिता को माफ कर दो, अपने माता पिता के साथ रहो, अपने माता पिता की खूब सेवा करना। माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। हमेशा खुश रहना बच्चों। इतना कहते ही देवकी दम तोड़ देती है, मानो वो अपने बेटे बहू और पोते से मिलने के लिए ही इस दुनिया में जिंदा थी। रितिका और मोहित की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। अमर अपनी दादी से लिपटकर बहुत रोता है। आज उसकी दादी गरीबी में दुखों को झेलते हुए इस दुनिया से जा चुकी थी।